गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और उससे भी ज़्यादा उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे। मैं एस के नारायण और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल एस के नारायण सिंह। आज हम लोग क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैट्स का ये हमारा 8वां वीडियो है। क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैट्स का ये 8वां वीडियो है। कूलम्ब्स लॉ का ये चौथा वीडियो है। पहला वीडियो में कूलम्ब्स लॉ, उसका एक्सप्लेनेशन, बाकी 2 वीडियो में उसके प्रॉब्लम्स। लगभग हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे 15 क्वेश्चन किए हैं, फुल्ली 15 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है। कूलम्ब्स लॉ से सवाल आईआईटी या नीट में जनरली जल्दी आता नहीं है, कभी कभी आ जाता है, उसमें भी देखे थे। अभी कूलम्ब्स लॉ पे कुछ बेसिक पॉइंट है जो आज हम बात करें। एक छोटा सा, आज का टॉपिक बहुत ही छोटा, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही छोटा है। कूलम्ब्स लॉ ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी सवाल में आता है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सवाल आते हैं कि बताओ लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है, या कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, या और भी कूलम्ब्स लॉ के कुछ पॉइंट्स बताएंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ, उससे एमसीक्यू। तो ये जो आज का टॉपिक है ये फुल्ली बोर्ड के लिए है। ठीक है, फुल्ली बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आज से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है। ये 3 पॉइंट हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, आप लोग जो वीडियो 3 जहाँ तक लिखे हैं उसके बाद से ये लिखिएगा और कॉपी में ज़रूर इसको नोट करना है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे पूछते हैं टॉपिक्स। थ्योरी है, ऑनली थ्योरी। चलो, थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में मिलेगा हमको वेक्टर, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक आज का हमारा है, जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। कूलम्ब्स लॉ को हम लोग को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे एक Q1 चार्ज, यहाँ पे एक Q2 चार्ज, दोनों के बीच का दूरी R, तो हम फोर्स लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को मान लीजिए अगर ऐसे दे दे, इस Q1 पे Q2 के कारण चार्ज, Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है इधर F12, Q2 पे फोर्स लग रहा है F21। ये Q1 पॉइंट चार्ज पे इस Q2 चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है इधर, उसको लिखेंगे F12। Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है F21। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कूलम्ब्स लॉ का।
इसी को अगर ऐसे लिख दे, ये ऑरिजिन है, यहां पे एक चार्ज है Q1 और यहां पे एक चार्ज है Q2, ठीक है। इसका ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन है R2। F12 का मतलब समझ गए, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। और एक चीज और, F12 इक्वल टू माइनस F21। F12 मॉड इक्वल टू F21, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो हम लोग पॉइंट को वेक्टर के रूप में पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। अगर ये कोई पॉइंट है, अगर ये कोई पॉइंट है और मान लीजिए एक्स कॉमा वाई है, तो आर वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा जो कि दिखाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। तो उसी प्रकार इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा R21, अगर लेंगे तो R2 माइनस R1, अगर R12 लेंगे तो R1 माइनस R2। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वेक्टर किधर से ले रहे हो। अगर वेक्टर 1 से 2 लोगे, अगर वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, अगर 1 से 2 लीजिएगा, ठीक है, तो ये लिया जाएगा। अगर लेंगे वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, अगर वेक्टर 2 से 1 में लीजिएगा तो ये लिया जाएगा। वो डिपेंड करता है, दोनों डिस्टेंस तो सेम ही होगा। ये R12 जो होगा बस निगेटिव का फर्क है, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये हमारा वेक्टर सेम होगा। हम लोग वेक्टर पढ़े हैं 11th क्लास में, हम लोग फिजिक्स में वेक्टर पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, और अब मैथ्स में और 12th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर, फिर से वही सब रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। तो ये हमारा दो चार्ज है, दोनों का R1 R2 पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको फोर्स लिखेंगे कि बताओ फोर्स कितना होता है। अगर हमको फोर्स लिखना है, चलो बात करते हैं F12 की। कोई बोलेगा F12 क्या होगा, तो बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, और लेंगे R12 का यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, K Q1 Q2 बटा डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू R12। ये R12 क्या है, R12 इज अ यूनिट वेक्टर, R12 is unit vector which
डिस्क्राइब्स डायरेक्शन, रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग को यूनिट वेक्टर में पढ़ाया गया है, R12 यूनिट वेक्टर बराबर R12 वेक्टर बाई R12 का मॉड, पढ़े हो? R12 का वेक्टर इक्वल टू R12 बाई मॉड। किसी वेक्टर का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अगर A वेक्टर है और हमको इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो A कैप बराबर A वेक्टर बाई मॉड A वेक्टर होता है। ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। तो ये R12 यूनिट वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला कितना, R12 वेक्टर बाई R12। इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो AF12 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। R12 की जगह ये पुट कीजिए तो R12 वेक्टर और नीचे क्या हो जाएगा, पहले से मॉड का स्क्वायर है और एक मॉड और आ जाएगा तो R12 का मॉड का क्या हो जाएगा, क्यों। इसको जनरली अगर 2 1 ले लेंगे, ठीक है, अगर 1 2 ये निकाले हैं तो 2 1 क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 मॉड का क्यूब। ये हमारा रिजल्ट है। और इसको जनरली हम क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, ये 1 2 हटा के फोर्स अगर कोई बोलेगा वेक्टर फॉर्म में तो F वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RQ R वेक्टर। बस नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप मॉड और एरो दोनों हटा सकते हैं। अगर आप मॉड हटाना चाहते हैं तो एरो भी हटा दीजिएगा, मॉड एरो हटा के लिख सकते हैं। मॉड और एरो ये दोनों हटा के आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मॉड हटा सकते हैं तो एरो हटाइए, ऐसे लिखिए, ऐसे या तो कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्ट आर या तो मॉड आर, जो लिखना लिखिए, जो अच्छा लगे। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कोई बड़ा सा टॉपिक है नहीं, ठीक है, कोई बड़ा सा टॉपिक है नहीं, छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत। ये जो बस वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए फोर्स वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है 1 2 यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पुट कर दोगे, नीचे RQ हो जाएगा और ऊपर R वेक्टर हो जाएगा। बस अगर बिना वेक्टर फॉर्म का लिखा हुआ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब वेक्टर फॉर्म में ये RQ हो गया है और यहाँ R वेक्टर लग गया, बस इसी का फर्क है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। देखिए कुछ टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आप लोग को लिख के नहीं दिखाया क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। अब मैं इसको आप लोग को समझा देता हूँ और आप लोग अपने कॉपी और दिमाग दोनों में नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग शुरू से ये 4 फंडामेंटल, ये चीज़ नहीं दिख रहा है, इसको हम पढ़ के बताएंगे। ये A B C और D का ही इतना पार्ट है, वो जगह ना मिलने के कारण लिख दिए। हम पढ़ के सारा समझाते हैं। पहले हम लोग 4 फंडामेंटल फोर्स का बात करते हैं, उसमें एक फंडामेंटल फोर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो भी है हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि जब 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगा था जिसका खोज कूलम्स ने किया था, अंगस्टेन कूलम्स, उसी टाइम उसके बाद कुछ समय बाद कैवेंडिश
उसने बोला था कि ये फोर्स दो पोल्स के बीच में भी लगेंगे, दो पोल्स के बीच में। देखते हो मैग्नेट के बीच में रिपल्सन अट्रैक्शन होता है, वहाँ पे भी रिपल्शन अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों को मिला दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हम 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़ते हैं, उसमें एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा न्यूक्लियर, चौथा वीक फोर्स। ये 4 फोर्स क्लास 11th में आते के साथ थोड़ा बताया जाता है, ठीक है। तो ये 4 अपना एक फंडामेंटल फोर्स है। नेचर, ग्रेविटेशन ओनली अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन भी है रिपल्शन भी है। देखते हो सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूक्लियर फोर्स ये भी अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वहाँ रिपल्शन नहीं। और वीक फोर्स अननोन, उसका नेचर नहीं पता, ठीक है। रेंज, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी रेंज लॉन्ग है, इसका भी रेंज लॉन्ग है, न्यूक्लियर और वीक दोनों का रेंज शॉर्ट है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये फोर्स इस और सबके फोर्स के रिस्पेक्ट में कितना स्ट्रांग है, तो ये इस 1 है। मैं आप लोगों को कंपेयर भी किया हूँ, एक सवाल में मैंने आप लोगों को कंपेयर करके बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन दोनों फोर्स को मैंने कंपेयर किया था, उसमें पता चला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है 1, इसका 10 के पावर 36, 10 के पावर 39, 10 के पावर 40। तो ये हमारा कुछ फंडामेंटल फोर्स और उसका नेचर, रेंज, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात है कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है, जो मैं आप लोग को पहले बताया हूँ, कुछ बात और कुछ आज बता रहे हैं। जैसे कि इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट एंड स्टैटिक चार्ज, ये दोनों बात मैंने पहले भी बताया है कि जो कूलम्ब्स लॉ है ये तभी लग सकता है जब हमारा चार्ज पॉइंट हो। पॉइंट चार्ज मतलब जो बॉडी पे चार्ज है उस बॉडी का शेप दोनों चार्ज के बीच के दूरी से बहुत बहुत छोटा है। कौन चीज़ छोटा है? चार्ज जिस बॉडी पे, उस बॉडी का साइज, बॉडी का जो साइज है, एक छोटा सा स्फीयर है उस पे चार्ज है, तो उस स्फीयर का जो साइज है और एक दूसरा स्फीयर है उस पे चार्ज है, ठीक है। तो दोनों का जो बीच का दूरी है ना वो बहुत बड़ा है, किससे? स्फीयर के साइज से, तो उसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। और स्टैटिक का मतलब स्थिर, रुका हुआ, रेस्ट, स्टेशनरी, जो बोलना है बोल लो। तो ये बात हमने पहले कर चुका है, फिर भी यहाँ लिख दिए। दूसरा, द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इज ऑलवेज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, इट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका बात अभी भी हम वेक्टर फॉर्म में किए थे कि अगर कोई एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, ठीक है, तो इस चार्ज पे, इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगता है उतना ही फोर्स इस चार्ज से इस चार्ज के द्वारा लगेगा, ठीक है। चाहे चार्ज का नेचर कैसा हो, दोनों पॉजिटिव, दोनों निगेटिव, दोनों पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इट डजेंट मैटर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा, ठीक है। और एक बात और, चाहे तुम किसी मीडियम में रख दो, एयर में, वैक्यूम में, कोई भी मीडियम में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मीडियम इन विच दे लाई, किस मीडियम में वो गुजर रहा है, रखा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस पे अगर 5 न्यूटन लगा है तो इस पे भी 5 लगेगा, ठीक है, -5 लगेगा, माइनस दिखाएगा इसका, इसके फोर्स के डायरेक्शन, इसका फोर्स अपोजिट है। ये बात भी मैं आप लोग को बताया। हाँ, C और D, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। हम लोग वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर था उसमें हमने नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स का स्टडी किया था। कंजर्वेटिव फोर्स पे सवाल भी बनाए थे, ठीक है, बहुत सारे सवाल बनाए थे कंजर्वेटिव फोर्स पे और नॉन कंजर्वेटिव का भी। तो कंजर्वेटिव फोर्स वहाँ पे क्या बताए थे? कोई क्लोज्ड पाथ में किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होता है, हम लोग उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में था फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ये सब फोर्स क्या था? कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन फोर्स वो था नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी भी शेप का लूप हो, लूप समझते हैं ना, क्लोज्ड पाथ, तो अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी क्लोज पाथ में घूमेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क जीरो होता है। ये सब अंदरूनी चीज़ है, सवाल में पूछ देगा डायरेक्ट एमसीक्यू में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मूविंग इन एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो। कोई भी क्लोज्ड पाथ, कोई भी शेप का, उसमें अगर कोई पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है तो मूव करेगा तो वर्क होगा, फोर्स लग रहा है, मूव कर रहा है, वर्क होगा, और वहाँ पे वर्क जीरो हो गया। अगर क्लोज पाथ है तो वहाँ पे वर्क जीरो होगा। वर्क जीरो होने का मतलब जिस फोर्स से वर्क हुआ, जिस फोर्स से वर्क हुआ है वो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। कोई क्लोज्ड पाथ में किसी फोर्स के द्वारा वर्क जीरो होता है, अर्थात वो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। और चौथा है कि हमारा फोर्स सेंट्रल फोर्स है। ये तो एमसीक्यू में बहुत बार पूछा है, बहुत टाइम पे पूछा। देखिए पूरा स्टेटमेंट क्या है, हम पढ़ देते हैं। सिंस द फोर्स इज सेंट्रल फोर्स बिकॉज in the absence of any external force, angular momentum of one charged particle with respect to other charged particle is conserved। एक बार और बोल दें, since the force is central force because in the absence of any external force, angular momentum of one charged particle with respect to other charged particle is conserved। सवाल में बहुत बार आया है, बिहार बोर्ड के एमसीक्यू में आता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स भी है, सेंट्रल फोर्स भी। ऑप्शन रहेगा ए सेंट्रल, बी कंजर्वेटिव, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द दीज। ऑप्शन सी कंजर्वेटिव भी है और सेंट्रल भी है। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट पे फोर्स लगा तो वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स या तो पार्टिकल के सेंटर से दूर होता है या तो पार्टिकल के सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। और बाहर से जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो उस सिस्टम में एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, जो एक चार्ज पार्टिकल है उसका दूसरे चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। Li इक्वल टू LF, Li क्या हो गया, I ओमेगा I इक्वल टू IF ओमेगा F। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रोटेशन में हम लोग किए हैं, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो फिर से कर लेंगे, कोई बात। तो ये 4 पॉइंट है, ठीक है। अब हमारा एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन। जरा देख लें कि लिमिटेशन क्या है, ये भी 1-2 नंबर के सवाल में आता है, देख लें जल्दी से। उसके बाद हम लोग का 2-3 सवाल बचा हुआ है कूलम्ब्स लॉ का, कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। लिमिटेशन आज का तीसरा पॉइंट, लिमिटेशन। ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पहला पॉइंट वही है लिमिटेशन। लिमिटेशन समझते हैं ना, सीमित। कूलम्ब्स लॉ क्या, कूलम्ब्स लॉ कहाँ पे जाके सीमित हुआ। बड़ाई तो बहुत सुन ली है मैंने, कंजर्वेटिव है, सेंट्रल है, फलाना है। अब थोड़ा शिकायत भी सुन ले, इसकी क्या सीमित है, मतलब इसका क्या बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ये कहाँ तक सीमित है, ये कहाँ तक सीमित है, मतलब इसके बाद ये काम नहीं करेगा, ये इतना ही तक सीमित है, ठीक है। जैसे आप लोग 2 घंटा पढ़ते हो क्लास में, उसके बाद आप लोग मुरझा जाते हो, 2 घंटा के बाद आपका सीमित, मतलब 2 घंटा तक ही सीमित है, उसके बाद छुट्टी। तो इसका सीमित है। सबसे पहला कमजोरी है कि इट इज़ वैलिड फॉर
एक तो पॉइंट चार्ज आपको पता है, और दूसरा स्टैटिक चार्ज, ये भी आपको पता है, ठीक है। और दूसरा this law is not applicable. This law is not applicable for when distance is less than 10 के पावर -14 मीटर, -14 -15 यही रेंज होता है। अगर दो चार्ज के बीच का दूरी, अब दो चार्ज स्टैटिक भी है और पॉइंट भी है, बट दोनों की चार्ज के बीच का दूरी अगर 10 के पावर -14 मीटर से कम है, ठीक है, 10 के पावर -14 मीटर से कम है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं काम करेगा तो कूलम्ब्स लॉ भी नहीं काम करेगा। यही इसका लिमिटेशंस है। 2 नंबर के सवाल में है तो इसको 3 पॉइंट बना के लिख दीजिए। इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज और इट इज़ वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, साइज ऑफ चार्ज बॉडी इज बहुत छोटा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आर। स्टैटिक चार्ज का ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, चार्ज इज एट रेस्ट, स्टेशनरी, और इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर व्हेन डिस्टेंस बिट इज लेस देन 10 के पावर -14 मीटर। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ का कुछ थ्योरी था बचा जो कि कंप्लीट। ये उसके बारे में पॉइंट, वो 4 फोर्स वेक्टर फॉर्म पढ़ा दिए, ये इसका लिमिटेशंस। अब 2 से 3 सवाल हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का बच गया है, HCV का 17, 18, 19, 20, 15, 16 हमने कर रखा था। 15, 16 हम ये सेकेंड वाले वीडियो में कर रखा है। लेक्चर 4 पार्ट 2 में देखिएगा, लेक्चर 4 का पार्ट 2 मतलब कि कूलम्ब्स लॉ का वीडियो नंबर 2 पे देखिएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग सवाल कर लेते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, इसको करके कंप्लीट करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है जो बच गया था, HC वर्मा का कूलम्ब्स लॉ का ही सवाल है, बना लेते हैं आसानी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे भारी क्वेश्चन आपको कूलम्ब्स लॉ का हम बता चुके हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि हाइड्रोजन एटम में ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये इसका न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट मानते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। बोलता है हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को याद है कि ग्राउंड स्टेट में इसका जो रेडियस होता है वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 इंटू 10 के पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम को बोलते हैं ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है उसी इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी पूछा है। ये सब चीज़ आगे फिजिक्स में हम लोग फिर पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में। अभी निकालते हैं, तो चलिए पहले 18 का आंसर करते हैं।
क्या होगा फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 इलेक्ट्रॉन गुना प्रोटॉन बट्टा r²। 9 × 10 के पावर 9, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो 1.6 × 10 के पावर -19 का स्क्वायर 2.56 × 10 के पावर -38, और r² कितना है 0.53 × 10 के पावर -10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो f = इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23.04, और 10 के पावर 9 और -38 कितना हो जाएगा -29, और -20 नीचे भी है, ऊपर जाके बचेगा -9, और 0.53 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 9 25 15 30 9 0 28 2809, यानी कि इतना। इसको हटाइएगा तो 10 के पावर 4, इसको हटाइएगा 10 के पावर 2, 2 से 4 कटेगा 2, और 2 में से 9 घटेगा 7, 2304/2809 10 के पावर -7। इसको इससे काटिए 0.5 नहीं 28 है ना, तो 28 × 8 28 112 224 28 9 280 252, 8 बार में कटेगा, ठीक है 224 64 करीब 2 बार में, इतना न्यूटन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और इधर क्या काम करेगा इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यही फोर्स जो होगा वो बैलेंस करेगा। यही फोर्स जो है उसको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल को मिलेगा कहाँ से, ये फोर्स। तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल को बैलेंस करेगा। सेंट्रीपिटल की फॉर्मूला mv ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई r²। तो 0.82 × 10 के पावर -7, r² वही कितना हो जाएगा 0.2809 × 10 के पावर -20, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 के पावर -31 गुना v। ठीक है, इस सब को सॉल्व कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2.16 × 10 के पावर 6 मीटर/सेकेंड। कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। 20 से 31 कट गया, 11 बचा -11, उधर जाएगा तो +11, ठीक है। इससे करीब कट गया 0.9 बार में, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना आ जाएगा। और 11 हाथ में है, 11 है तो 11 से ये 4 और ये 5 कट जाएगा, ठीक है। 11 बचा था ना, 31 11 है ना, तो 11 से 7 कट गया तो बच गया 4 से ये कट गया, फिर गुना करोगे तो करीब इतना आ जाएगा, ठीक है। ये था 18 और 19। एक क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है कूलम्ब्स लॉ का। एक हेक्सागोन का है। हमने ट्रायंगल देखा, राइट एंगल ट्रायंगल देखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा, स्क्वायर देखा। एक हम लोग हेक्सागोन भी देख लेते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक सवाल ये भी है, कहता है एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन के
5 वर्टेक्स पे चार्ज रखा है, ए पे नहीं रखा हुआ है, 5 वर्टेक्स पे क्यू 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 और सेंटर पे माइनस क्यू, तो कहता है बताओ सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा, सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटर पे नेट फोर्स निकालेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इससे इस पे निकालेंगे, इससे इस पे निकालेंगे, इससे इस पे, इससे इस पे, इससे इस पे, इस पे तो चार्ज ही नहीं है। सेंटर पे निकालने के लिए ए से सेंटर को ओ मान लेते हैं, तो ओ से बी पे निकालोगे, ओ से सी पे निकालोगे, ओ से डी पे निकालोगे और ओ से ई पे निकालोगे, ओ से एफ पे निकालोगे, बस ना। देखिए ओ से बी का फोर्स, ओ से ई का फोर्स, ओ से बी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ और ओ से ई की तरफ फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, के क्यू क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं एल है। तो आप लोग को पता है कि इक्विलेटरल ये रेगुलर हेक्सागोन में अंदर में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ये डिस्टेंस भी एल हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी एल, सारा डिस्टेंस एल हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रत्येक चार्ज का सेंटर वाले चार्ज से दूरी क्या हो जाएगा, एल। तो दूरी तो सबका सेम पहले से है, एल सेम हो गया। अब देखो ये दोनों का फोर्स निकालोगे तो के क्यू क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, किधर डायरेक्शन, किधर बी की तरफ, इसका फोर्स निकालोगे के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, किधर ई की तरफ। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, तो इसका फोर्स इसके फोर्स को बैलेंस कर दिया, इसका फोर्स नीचे, इसका फोर्स ऊपर, लगेगा ना। ये माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका फोर्स ऊपर की तरफ, इसका फोर्स नीचे की तरफ, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बैलेंस कर दिया, तो ये कट गया। सॉरी इधर नहीं, यहाँ तो चार्ज ही नहीं है, माफ़ कीजिएगा। इसका फोर्स किधर, इन दोनों का फोर्स इधर, और इधर तो चार्ज है ही नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए, ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, एक ही को फोर्स ही है। अब इसका फोर्स, ये दोनों का फोर्स देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, माफ़ कीजिएगा। ये इस यहाँ चार्ज है ना। इन दोनों का फोर्स किधर लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और किधर इस पे निकाल रहे हैं ना फोर्स, तो निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो ये किधर जाएगा, इधर। और माइनस क्यू का इस क्यू के चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर। अब देखिए ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, बचा सिर्फ एक फोर्स, ये वाला बचा, सिर्फ ये फोर्स। कितना हमारे पास जो बचा फोर्स, वो कौन बचा, ओडी फोर्स, एफ ओ डी, ठीक है। कितना एफ ओ डी, कितना के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, यही फोर्स। और डायरेक्शन क्या लगेगा, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अलग अलग, तो काट दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कूलम्ब्स लॉ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 20, देख लीजिए। हाँ एक क्वेश्चन और है कूलम्ब्स लॉ का, लास्ट। ये क्वेश्चन लेकर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, ये सब का प्रयोग करके। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस सिर्फ कूलम्ब्स लॉ में ही नहीं लगता है, आप आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे वहाँ पे भी लगेगा, जितने भी वेक्टर की क्वांटिटी हो तो उसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। काफ़ी मैथमेटिकल क्वेश्चन है। 10 positively charged particles are kept fixed on the x-axis at point 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter and so on 100 centimeter। 10, 20, 30 से लेके 100 तक 10 सेंटीमीटर पे 1 कूलम चार्ज रखा है, 1 गुना 10 के पावर -8। 20 सेंटीमीटर पे रखा है 8 गुना 10 के पावर -8। 30 पे रखा है 27 गुना 10 के पावर -8। देखिए सबका क्यूब है,
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अगला 40 पे कितना होगा, अगले 40 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 64, 5 पे 125, 6 पे 216, 7 पे कितना 243, नहीं 343, 49 7 343, 8 पे 512, 9 पे 729 और 10 पे 1000 सबका क्यों ऐसा क्वेश्चंस में लिखा है। और यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है ऑरिजिन पे, 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। हमको इस पे ही फोर्स निकालना है ऑरिजिन पे। इस पे नेट फोर्स क्या होगा, इस पे बाकी 10 गो चार्ज के कारण क्या फोर्स होगा। तो क्या बोल रहे हो 10 चार्ज का फोर्स निकालेंगे, नहीं उतना क्यों बुड़बकपने करेंगे। यहाँ पे समेशन पहचानेंगे, सीरीज देखेंगे, ठीक है कौन सा सीरीज है, हम लोग भी एंड सो ऑन करेंगे, 3 का निकाल के सो ऑन करके लास्ट वाला लिख देंगे, ठीक है। इतना तो पता है सबका जो फोर्स लगेगा वो एक्स एक्सिस पे ही लगेगा, इसलिए वेक्टर के कंपोनेंट में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, तो सब पे निकालते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमको फोर्स निकालना है, ओ पे फोर्स निकलेंगे, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी, ऐसे करते करते यहाँ पहुँचेंगे तो एच आ जाएगा, ये एच नहीं जे हो जाएगा ना, 10 है ना। तो ए पे ओ पे फोर्स निकालेंगे ए चार्ज के कारण, ओ पे फोर्स निकालेंगे बी चार्ज के कारण, ओ पे फोर्स निकालेंगे सी चार्ज के कारण, ऐसे करते 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 डॉट 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 प्लस ओ पे निकालेंगे जेड चार्ज के कारण, ठीक है क्लियर। चलिए निकालते हैं। ओ पे ए के फोर्स, इतना तो सबको पता है कि सारे फोर्स में जो डायरेक्शन होंगे वो किधर होगा, सारे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो तो इधर ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और बाकी सब भी पॉजिटिव, तो दोनों में रिपल्शन होगा। और जिस पॉइंट पे निकालते हैं फोर्स हम उस पॉइंट का डायरेक्शन देखते हैं, तो ये किधर जाएगा इधर। तो सब फोर्स में निगेटिव मतलब माइनस कॉमन ले लोगे तो सारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस के का वैल्यू सब में कॉमन है। देखो चार्ज चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, बट के तो चेंज नहीं होगा, माइनस के, ठीक है। और इंटू 1 कूलम, 1 इंटू 10 के पावर -8, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो 10 इंटू 10 के पावर -2, इसका स्क्वायर आई कैप। अगला निकालेगा तो -k इंटू 8 इंटू 10 के पावर -8 कूलम इंटू 1, पहले 1 ना, 1 इंटू 8 गुना 10 के पावर -8 कूलम बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 20, तो 20 गुना 10 के पावर -2 का स्क्वायर आई कैप। अगला निकालेगा तो फिर माइनस क्यों रहा, समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन के चलते, डायरेक्शन किधर है इधर, सारे चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्शन इस पे निकाल रहे, ये जा रहा है इधर। k इंटू 1 इंटू 27 इंटू 10 के पावर 8, और डिस्टेंस कितना हो गया 27 का 30, तो 30 गुना 10 के पावर -2 इसका स्क्वायर आई कैप, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस सो ऑन, देखो ये माइनस है, बाकी एक काम करोगे क्या, सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस 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 सो ऑन, प्लस k इंटू 1 इंटू 1000, 10 के पावर -8, 100 गुना 10 के पावर -2 इसका स्क्वायर। सारा फोर्स निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए मॉड लगाएंगे, आई हटा देंगे, ठीक है।
मॉड लगाएंगे, आई हटा देंगे, ठीक है, आई और माइनस हटा देंगे। याद रखना है माइनस आई डायरेक्शन है, क्या याद रखना है, माइनस और आई, माइनस आई का मतलब इधर डायरेक्शन है। ये जहाँ पे जो इस पे जो नेट फोर्स निकला एफ नेट सारे चार्ज के कारण, वो इसका जो डायरेक्शंस है वो किधर है, इधर। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन क्या है, माइनस और आई कैप, मतलब फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। चलो माइनस हटा दिए, आई हटा दिए, माइनस आई उसका डायरेक्शन दिखाएगा। कुछ कॉमन है, k इंटू 10 के पावर माइनस 8 कॉमन है सब में, तो ऊपर बच गया 1, ऊपर क्या बच गया 1, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, और देखो एक चीज़ -2 का स्क्वायर -4, वो भी सब में बाहर निकाल ही लो। 10 का स्क्वायर 100, 1/100 प्लस, ठीक है। इसमें क्या बच गया 8, और ये तो निकाल चुके हैं कॉमन, -10 के पावर -2 का स्क्वायर -4 निकल गया, 20 का स्क्वायर 400। फिर इसमें क्या बच गया 27, 30 का स्क्वायर 900 प्लस सो ऑन, ठीक है, 1000, और नीचे 100 का स्क्वायर 10,000, ठीक है। ये ना बचा, यही ना बच गया। अब देखो 1 2 0 2 0 2 0 2 0 और निकाल लो बाहर, खत्म 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 खत्म, ठीक है। ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 3 बार में, ये कट गया 10 बार में। समेशन तैयार हो गया एक, के का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 8, 9 इंटू 10 के पावर 9 ना, 10 के पावर -8, और नीचे 10 के पावर 2 में से -4 गया -2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10। देखो एक समेशन बन गया ये एपी का, 1 से लेकर 10 तक का सम, ये तो सबको याद होता है 55, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 तक 55। अगर नहीं आता तो n इंटू n प्लस 1/2 लगाओ, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो ए पी का फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये तो बिना फॉर्मूला लगाए भी जोड़ सकते हो, 10 गो है ही, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36, 9 45, नहीं गलती हो गई, 1 2 3 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 7 28, 28 8 36, 36 9 45, 10 55, ठीक है। पिछले बार भी ठीक था, ठीक है। तो ये आपका एक -2 से -8 कट गया, तो -6, 9 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 55, 55 9 जा 45, 495 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन। चलिए आंसर दे दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आएगा। वहाँ पे तो शायद जीपी का समेशन बन जाए, ये तो एपी का समेशन बना, वहाँ जीपी का भी समेशन बन सकता है। तो हमने कूलम्स लॉ का 4 वीडियो देखा, ये चौथा वीडियो था कंप्लीट, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट, कूलम्स लॉ कंप्लीट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस कंप्लीट, ठीक है, सब कंप्लीट। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसमें भी हम लोग 2 लेक्चर देखेंगे, और उसके बाद हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको बना लीजिए और घर पे क्वेश्चन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।